इस कहानी की शुरुआत में हमें एली नाम की एक बच्ची को दिखाया जाता है जिसने अपने माँ बाप को खो दिया। वो हमेशा उदास रहती है, पर जब भी वो आसमान की तरफ देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। उसे ऐसा लगता है कि हमारा और आसमान की दुनिया का कोई ना कोई संबंध है, इसलिए वो हमेशा आसमान में तारों को देखती रहती है। उसके पास उसके पिता का एक रेडियो भी होता है जिससे वो आसमान से यानी दूसरी दुनिया से आने वाली अलग अलग फ्रिक्वेंसी को सुनती है। उसे ऐसा लगता है कि कभी ना कभी वो एलियन से कांटेक्ट कर पाएगी। अब कई साल बीत जाते हैं। एली अब बड़ी हो चुकी है और वह सीआईटी प्रोग्राम का हिस्सा है, और ये ऐसा प्रोग्राम है जिसके बारे में रिसर्च करता है, क्योंकि इस प्रोग्राम का मानना है कि दूसरी दुनिया में जीवन है, यानी कि एलियंस दूसरी दुनिया में हैं और ये उन्हीं को ढूंढते रहते हैं। एली का एक बॉयफ्रेंड भी होता है जो कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वल होता है। उसका नाम पामल होता है। पामल ईश्वर को मानता है, लेकिन एली सिर्फ विज्ञान को ही मानती है, इसलिए इन दोनों की आपस में नहीं बनती और जल्द ही इनका ब्रेकअप हो जाता है। और अब एक दिन एली कंप्यूटर पर काम कर रही होती है तो वो देखती है कि उसके कंप्यूटर पर एक अजीब सी फ्रीक्वेंसी आई है जो कि ब्रह्मांड से आई है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि ब्रह्मांड में यानी कि अंतरिक्ष में जो इंसानों ने सैटेलाइट्स लगाई है वो फ्रीक्वेंसी भी इनके सिस्टम पर आ जाती है। पर जब एली इसे पूरी तरह से देखती है तो उसे पता चलता है कि ये फ्रीक्वेंसी किसी भी सैटेलाइट से नहीं आई, बल्कि ये फ्रीक्वेंसी बहुत अलग फ्रीक्वेंसी है जिसे आज से पहले किसी ने नोट नहीं किया। अब उसे यकीन हो जाता है कि हमारी दुनिया से बाहर की दुनिया में जीवन है, लेकिन इसे उसे सबके सामने प्रूफ करना होगा। जल्द ही यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का हेड आता है। दरअसल इस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और उसमें से एक सीआईटी जिसमें एली काम करती है। और जब उसे पता चलता है कि सीआईटी यानी कि एलियंस को ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा फंडिंग हो रहा है तो वो इस फंडिंग को बंद करवा देता है, क्योंकि उनका एलियंस पर कोई भी विश्वास नहीं है। इससे एली को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। अब एली किसी भी कीमत पर दोबारा से इस पूरे प्रोग्राम के लिए फंडिंग इकट्ठा करना चाहती है। वो कई लोगों के पास जाती है, लेकिन कोई भी उसे फंडिंग नहीं देता। और जब वो एक बड़े बिजनेसमैन के पास जाती है और उसे अपना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताती है तो उसे ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है और वो एली के प्रोग्राम में फंडिंग के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद एली फिर से अपने काम पे लग जाती है और जो फ्रिक्वेंसी उसे मिली थी वो उस पर रिसर्च करना शुरू करती है ताकि वो एलियन से कांटेक्ट कर सके। वो दिन रात मेहनत करती है और इस तरह से 4 साल बीत जाते हैं, लेकिन एली को कोई भी कामयाबी नहीं मिलती। वो 4 साल पहले जहाँ पर थी वो 4 साल के बाद भी वहाँ पर ही होती है, जिस वजह से बिजनेसमैन तय करता है कि वो अब फंडिंग नहीं करेगा, यानी कि इस प्रोग्राम को बंद कर दिया जाएगा, जिससे एली बहुत ज्यादा दुखी होती है। अब जब वो अपने लैब में जाती है तो वो देखती है कि उसके कंप्यूटर पर अलग अलग फ्रिक्वेंसी आ रही है जो कि प्राइम नंबर में होती है और ये फ्रिक्वेंसी लगातार आ रही होती है। और जब वो उसे रिकॉर्ड करती है तो उसे पता चलता है कि हमारे अर्थ से वेगा नाम का एक प्लेनेट है जो कि 26 लाइट ईयर से दूर है और ये फ्रिक्वेंसी वहाँ से कोई भेज रहा है। और अब उसे यकीन हो चुका है कि उस प्लेनेट पर जीवन है, वहाँ पर एलियंस है जो इन्हें यहाँ पर फ्रिक्वेंसी भेज रहे हैं, जो इन्हें से कांटेक्ट करना चाहते हैं। अब इन्हें जो सिग्नल्स भेजे होते हैं ये उन्हें रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं, जिससे उन्हें पता चले कि ये वीडियो फाइल है। और जब ये वीडियो फाइल को ओपन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि 1936 के समर ओलंपिक्स में एडोल्फ हिटलर ने एक स्पीच दी थी और ये उसकी वीडियो है। ये समझ जाते हैं कि 1936 में पहली बार पहला सिग्नल होगा जो हमारी दुनिया से बाहर गया होगा और एलियंस ने सिग्नल को रिसीव करके हमें वापस भेज दिया है, यानी कि एलियंस ने इतने साल इसी चैनल को वापस भेजने में लग गए, जिसका मतलब ये है कि वह दुनिया, वह प्लेनेट जो कि 26 लाइट ईयर्स यहाँ से दूर है, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहाँ पर पहुँचने में कितने साल लग जाएंगे। इस सिग्नल के मिलने के बाद पूरी दुनिया में बात फैल जाती है। साथ ही इस जगह को सिक्योरिटी से बहुत ज्यादा टाइट कर दिया जाता है, क्योंकि अब सबको विश्वास हो चुका है कि इस दुनिया में यानी हमारी दुनिया से बाहर एलियन से एग्जिस्ट करते हैं। ये सिग्नल से जो मिले होते हैं उसके साथ साथ एली को और भी बहुत सारे सिग्नल से मिले होते हैं जो कि 63,000 जितने होते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो इन सिग्नल्स को डिकोड नहीं कर पाती। और अब एली उस बिजनेसमैन से मिलने के
लिए जाती है जिसने उसके पूरे प्रोग्राम को फंडिंग किया है। वो एली को बताता है कि हम जिस तरह से इन सिग्नल्स को देख रहे हैं तो शायद एलियंस इन सिग्नल्स को वैसे ना देखते हो, उनका नजरिया कुछ और हो। तो एली कहती है कि मैंने सारे तरीके अपना लिए। तो वो कहता है कि एक बार ये तरीका भी अपनाना चाहिए। जब वो 3D में उस पूरे डेटा को सभी पेजेस में देखते हैं तो वो पूरी तरह से हैरान होते हैं। उन्हें पता चलता है कि एलियंस ने उन्हें मशीन का एक डिजाइन भेजा है जिसमें सिर्फ एक ही आदमी ट्रैवल कर सकता है। और ये बात पता लगने के बाद बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है जो इस प्रोजेक्ट में फंडिंग करने के लिए तैयार होते हैं। और ये तय किया जाता है कि जब मशीन बन जाएगी तो इस मशीन को ट्रैवल करने वाला इंसान SIT का हेड होता है जिसने सबसे पहले फंडिंग बंद करवा दी थी। यहाँ पर जो कमेटी होती है उस कमेटी का मेंबर पामर भी होता है जो कि एली का एक्स बॉयफ्रेंड है। और वो भी चाहता है कि SIT का हेड जाए क्योंकि उसे विज्ञान पर कम और ईश्वर पर ज्यादा विश्वास होता है। और सभी चाहते हैं कि जब भी कोई एलियंस के सामने जाए तो वो उनके सामने इंसान को इंसानियत को अच्छे से प्रेजेंट कर पाए। अब ये मशीन बनाने का काम शुरू कर देते हैं। लेकिन जब दुनिया को ये बात पता चलती है तो बहुत सारे लोग होते हैं जो इसके खिलाफ होते हैं क्योंकि उनका मानना होता है कि विज्ञान पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और ईश्वर पर कम। और वो दिन आ जाता है जब इनकी मशीन तैयार हो जाती है और CIT हेड जब उस मशीन की तरफ बढ़ता है तो तभी उसे बम से ब्लास्ट कर दिया जाता है जिसके साथ और भी लोगों की मौत हो जाती है जिससे मशीन भी डैमेज हो जाती है। इससे एली का दिल टूट जाता है, वो बहुत दुखी होती है। अब एक दिन वही बिजनेसमैन जिसने एली को फंडिंग की थी वो उसे अपने पास बुलाता है। और जब एली उसे मिलने जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसे कैंसर होता है। इसलिए वो अपने बनाए हुए स्पेस स्टेशन में गया है ताकि वो बीमारी की असर को स्लो कर सके। वो एली को बताता है कि हमने सिर्फ एक मशीन नहीं बनाई थी बल्कि 2 मशीन बनाई थी जिसमें से एक मशीन जापान में है। ये सुनने के बाद एली बहुत खुश होती है और वो अपने टीम के साथ जापान चली जाती है जहाँ पर वो देखती है कि यहाँ पर एक और मशीन है। और यहाँ पर वो तय करती है कि वो खुद ट्रैवल करेगी क्योंकि बचपन से उसका एक ही सपना था कि वो किसी भी कीमत पर एलियन से कांटेक्ट करना चाहती थी। ये बहुत ही खास मशीन होती है। दरअसल इस मशीन से एक वर्म होल क्रिएट होता है और ये फ्लाइंग मशीन उसे ट्रैवल करती है जिससे लंबे से लंबे डिस्टेंस को बहुत जल्दी तय किया जा सकता है। और अब एली उसे टाइम मशीन में बैठ जाती है। जब वो उसे ऑन करती है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा वर्महोल क्रिएट हो जाता है जिससे वो ट्रैवल करते हुए अंतरिक्ष के दूसरे हिस्से में पहुंच जाती है। और उसका सामना अब वो प्लेनेट से है जहाँ से सिग्नल से भेजे गए थे जिसका नाम वेगा है। साथ ही उसे यहाँ पर कई सारे प्लेनेट दिखते हैं जिन्हें देखकर वो पूरी तरह से हैरान होती है। और अगले ही पल उसका टाइम मशीन एक दूसरे वर्महोल के अंदर एंटर हो जाता है जिस वजह से उसने जो डाला हुआ कंपेस होता है वो निकल जाता है। ये कंपेस उसके एक्स बॉयफ्रेंड पामर ने दिया था। और जब वो उसे पकड़ने के लिए जाती है जिससे वो उड़ जाती है और अगले ही पल उसकी चेयर टकराकर टूट जाती है जिससे वो वर्महोल के दूसरी ओर पहुंच जाती है और बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो एक बीच पर होती है। वो इस बीच को ध्यान से देखती है और उसे याद आता है कि ये वही बीच है जब वो अपने पिता के साथ बचपन में यहाँ पर आया करती थी। और जब वो दूर देखती है तो वहाँ पर एक आदमी होता है और ये उसके पिता होते हैं। वो उसके पास जाती है लेकिन यहाँ पर एली को समझ में आ जाता है कि ये सिर्फ उसका भ्रम है। दरअसल एलियंस ने उसके विचारों को पढ़ने के बाद उसके विचारों के हिसाब से एक दुनिया बनाई ताकि एली को वहाँ पर कोई भी डर ना लगे, वो पूरी तरह से कंफर्टेबल रहे। वो एलियन बताता है कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जहाँ पर अलग अलग तरह के एलियंस हैं जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। यहाँ पर एली कहती है कि मुझे इसका सबूत चाहिए ताकि मैं दुनिया को सबूत दिखा सकूं कि मैं एलियन से मिली थी। पर इससे पहले कि एलियन उसे कुछ कहता हम एली को देखते हैं वो फ्लाइंग मशीन में बैठी होती है और एक बार फिर से वर्महोल खुलता है जिसके अंदर उसकी मशीन एंटर कर जाती है और लगातार ट्रैवल करते हुए एक बार फिर से वो बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो किसी टीम के मेंबर्स उसे रेडियो पर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जब एली पूरी तरह से होश में आ जाती है तो उसे पता चलता है कि वो अर्थ पर वापस आ चुकी है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पर होश आने के
बाद एली अपने रिकॉर्डिंग फुटेज को देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि जब उसका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यहाँ से टेकअप हुआ था तो वो आसमान में जाने के बाद पानी में गिर गया था, यानी कि ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल था। एली सबको बताती है कि उसने वर्महोल के अंदर 18 घंटे बिताए, साथ ही एलियन से मिली जो बहुत ज्यादा एडवांस था, लेकिन उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता क्योंकि उसकी मशीन कहीं गई ही नहीं थी। यहाँ पर वो सबको बताने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर उसके पास सबूत भी नहीं होता। वहाँ पर सबको लगता है कि वो झूठी कहानी बना रही है। यहाँ पर उसके पास एक रिकॉर्डर भी होता है जिसमें कोई आवाज नहीं होती, लेकिन यहाँ पर खास बात तो ये होती है कि भले ही आवाज उसमें रिकॉर्ड नहीं होती, लेकिन रिकॉर्डिंग की टाइमिंग होती है वो है 18 घंटे की होती है, जबकि उसकी मशीन आसमान में गई थी तब जल्द ही लैंड हो गई थी। इसका मतलब ये है कि 18 घंटे की रिकॉर्डिंग नहीं होने चाहिए थी। और जब ये लोग उसे देखते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं एली की बातों पर विश्वास होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर एली का बॉयफ्रेंड पामर को भी एली की बातों पर विश्वास होता है। अब कमेटी फिर से एली को फंडिंग करने के लिए तैयार हो जाती है, यानी कि दोबारा से मशीन बनाई जाएगी और हो सकता है कि कोई फिर से दूसरी दुनिया में जाए। दरअसल एली सच बोल रही होती है कि उसने वर्महोल से ट्रैवल किया था। अब जब उसकी मशीन जल्द ही लैंडिंग कर गई थी तब उन लोगों का समय धरती का था और इन्हीं पलों में से उसने वर्महोल से ट्रैवल करके ब्रह्मांड को देखा। साथ ही वो वेगा प्लेनेट पर भी गई थी जहाँ पर उसने एलियन को अपने पिता के रूप में देखा। उसकी पूरी बातों पर सच्चाई थी और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।